Hi to all. We have already initiated to discuss money and financial market together. तो हमने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मार्केट में हमें क्या कंटेंट पढ़ना है उसे देख लिया था एंड फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है ये भी समझ लिया था। तो आज एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि पूंजी बाजार, अगर आप जनरल सेंस में समझो तो। बट अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में बोलो तो वित्तीय बाजार होता है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्लेस है या फिर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और बाई या सेल कर सकता है। क्या बाई या सेल कर सकता है? मार्केट में कोई भी चीज़ें बाई या सेल ही तो होता है यार। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन और या फिर कोई भी कंपनी वगैरह अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ और जैसे कि कमोडिटीज़, फंजिबल आइटम्स है ना, इसको रिजनेबल प्राइसेस पे आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। तो हमने इसमें देख लिया था कि, और फिर हमने ये जाना था कि जो हमारा पहला कंटेंट है फाइनेंशियल मार्केट का वो है हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो हम इसको साथ में डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो हिस्ट्री काफ़ी ब्रीफ होगी क्योंकि इतना एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता। तो हम जो हिस्ट्री है फाइनेंशियल मार्केट को इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट एंड प्री कॉलोनियल पीरियड की, है ना। 18 सेंचुरी से पहले का जो पीरियड होता है, 18 सेंचुरी से पहले का जो पीरियड होता है उसे एंशियंट एंड प्री कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, एंशियंट इंडिया में भी हमारे पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है। एंशियंट इंडिया में भी हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था फाइनेंशियल मार्केट का। बट यार उस समय थोड़ी पता होता है कि हम कोई फाइनेंशियल मार्केट की चीज़ें कर रहे हैं। सिस्टम था बट लोगों को पता नहीं था कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, ठीक है। तो हम पहले भी ट्रेड एंड कॉमर्स वाले सारे काम ऑर्गेनाइज्ड वे में करते थे, ठीक है। तो देखो जो मनी लेंडिंग का सिलसिला है वे वो जो है वो एंशियंट और प्री कॉलोनियल एरा में भी चलता था। बट वी डोंट हैव सच स्पेसिफिक टर्म जो हम आज बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनी लेंडिंग होता क्या है। तो देखो मनी लेंडिंग वाला सिलसिला जो था वो पहले भी चलता था एंशियंट एरा में भी, बट लोगों को पता नहीं था कि इसे मनी लेंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो मनी लेंडिंग बेसिकली होता क्या है, इसमें जैसे कि कोई जो मतलब कोई चाहे आप हो चाहे बैंक हो, मनी लेंडिंग का मतलब ये है कि एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मनी इन एक्सचेंज फॉर इट बिंग रिटर्न लेटर, यूजुअली विथ एडिशनल इंटरेस्ट, है ना। तो जैसे कि आज की डेट में जो बैंक है वो क्या करती है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, वो भी आपको मनी प्रोवाइड करती है ना। और आपको जो मनी प्रोवाइड करती है तो आपसे क्या कहती है कि आप उस मनी को लौटाओगे लेटर पीरियड में विथ एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के साथ पैसे को लौटाना ही मनी लेंडिंग कहते हैं, है ना। तो मनी लेंडिंग बेसिकली एक एक्ट होता है, एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मनी, जिसे आप रिटर्न लेते हो बाद में और विथ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। जैसे कि आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक से पैसे आप जब मतलब किसी पीरियड के बाद आप बैंक से इंटरेस्ट पे पैसे लेते हो ना, तो आप फिर या फिर देखो बैंक आपको मनी लेंड कर सकती है या फिर आप बैंक में जब मनी डिपॉजिट कर रहे हो दैट मीन्स कि आप मनी को लेंड कर रहे हो बैंक की तरफ, ठीक है। तो यही होता है मनी लेंडिंग। तो पहले क्या होता था एंशियंट एरा में, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो प्रचलित था उसे कहते हैं हुंडी। ये पूछ सकता है ना। तो हुंडी क्या है बेसिकली, हुंडी एक ट्रेडिशनल क्रेडिट नोट्स था, है ना। एंशियंट एरा में जो ट्रेडिशनल मतलब बिफोर प्री कॉलोनियल एरा जो एंशियंट क्रेडिट नोट्स था उसे हम हुंडी कहते थे, ठीक है। और जो कि जो हुंडी है वो लोकल मार्केट, मर्चेंट्स गिल्ड में और इनफॉर्मल बैंक्स में यूज होता था, ठीक है, हुंडी जो है। तो हुंडी का जो यूज़ था वो कॉमनली इन अर्बन एरियाज़ में होता था, ठीक है। नाउ हमने अभी एंशियंट पीरियड देखा। अब देखो
जो कॉलोनियल पीरियड है, कॉलोनियल पीरियड किसे कहते हैं? बेसिकली जब ब्रिटिशर्स हमारे कॉलोनी को एक्वायर करने लगे थे, उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ की कॉलोनी को, हमारे यहाँ का जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स थे 18th सेंचुरी से तो लगभग राज ही करने लगे थे ना यार। ये भले ही 1600 में आए थे, बट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने धीरे धीरे हमारी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तब वहीं से कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब देखो जो कॉलोनियल पीरियड में कैसे फाइनेंशियल मार्केट का इस्टेब्लिशमेंट होता गया, हम उसे देखेंगे। देखो फाइनेंशियल मार्केट जो टर्म है, पहले तो ये जान लो फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या होता है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे चीज़ों को हम खरीदते बेचते हैं, फाइनेंस की चीज़ों को, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट का तो हिस्ट्री यही होगा ना यार, कि वो व्यवस्थाएं कैसे आई, वो फाइनेंशियल सिस्टम हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया, तो हम उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है। हमने ये जाना कि एंशिएंट फेज में भी फाइनेंशियल सिस्टम था, बट उनको पता नहीं था, ठीक है। एंशिएंट फेज में हुंडी का यूज होता था। अब कॉलोनियल पीरियड में हम क्या देख रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इन्होंने धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, है ना। और इन्होंने जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था, वो क्यों बनाया था? ताकि ये अपने ट्रेड को सपोर्ट कर सके। क्यों? क्योंकि मैंने बताया, पहले बोला कि जो 1600 में जो यूरोपियन कंट्री से लोग आए थे इंडिया में, वो ट्रेड के पर्पज़ से आए थे, ठीक है। तो जो ब्रिटिश इंडिया थी उसने क्या करा, उसने धीरे धीरे यहाँ पे, मतलब यहाँ के जब टेरिटरी को धीरे धीरे ये एक्वायर करते गए, हासिल करते गए, तो इन्होंने अपने ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ के लिए एक स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल सिस्टम को बनाया, ठीक है, ताकि इनके ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेल्पफुल हो। तो इस दौरान इन्होंने सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया 1717 में, जो कि बाद में फेल हो गया, ठीक है। तो देखो इस दौरान इन्होंने बहुत सारे 1800 से लेके 1947 तक, इस दौरान जो कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की, जैसे कि प्रेसिडेंसी बैंक। जैसे कि अब पहले क्या होता था, जितने भी आपके प्रेसिडेंसी स्टेट थे, प्रेसिडेंसी स्टेट कौन कौन थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, है ना, ये हमारे प्रेसिडेंसी स्टेट होते थे, ठीक है। तो इन्हीं के पास ऑलमोस्ट वो सारे कंट्रोल और रेगुलेट करने वाले, चाहे वो फाइनेंस का काम हो, चाहे लॉ का काम हो, वो सारी चीज़ें इन्हीं के पास होती थी, ठीक है। ये सारे प्रेसिडेंसी स्टेट होते थे ना। तो जो बैंक ऑफ बंगाल था, तो जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल 1806 में ओपन करा, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास। तो ये सब एक स्टार्टिंग स्टेज था। मतलब देखो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जहाँ से इन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का, है ना, स्टेप वहाँ से लिया इन्होंने। बट धीरे फिर लेटर हाफ में क्या हुआ कि 1806 आते आते 1806 में इन्होंने बैंक ऑफ बंगाल ओपन करा, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब वर्ल्ड वार हो रहा था 1914 से लेकर 20 के बीच में, तो उस समय पूरे ही वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जब आ गई, तो ये सारे जो बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तो ये सभी मर्ज हो गए, ये सभी मर्ज होके एक बैंक हो गए। ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हो गए और एक बैंक हो गया, जिसका नाम हो गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1921 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये सारे बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, मर्ज होके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फर्दर जब इसी इम्पीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था इंडिपेंडेंस के बाद, तो इसका नाम हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है। तो इसको ये कौन रिकमेंड किया था? गोरेवाला कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था। नाउ अब देखो फिर क्या हुआ, फर्दर हमने
स्टॉक मार्केट एक्सचेंज भी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इस्टेब्लिश किया। कब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस हुआ? 1875 में। और एशिया का जो बॉम्बे, मतलब स्टॉक के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो एशिया का ओल्डेस्ट मार्केट है। ये 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। देखो फर्दर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने क्या, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे क्या किया। देखो हिल्टन कमीशन ने, यंग हिल्टन एक करके थे, उनके रिकमेंडेशन पे फर्दर हमने आरबीआई, मतलब ब्रिटिशर्स ने आरबीआई को इंट्रोड्यूस किया 1935 में, ठीक है, जो कि आपका सेंट्रल बैंक बना। जो आरबीआई क्या है? आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है ना, बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, फादर ऑफ ऑल बैंक है, ठीक है। तो आरबीआई के पहले आरबीआई जैसा काम कौन करता था? आपका इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम हमने बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। नाउ अब देखो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज है, हमने अभी डिस्कस किया। फर्स्ट फेज हमने क्या डिस्कस किया? एंशियंट एरा में क्या था, फिर कॉलोनियल पीरियड जब हम ब्रिटिशर्स की, मतलब ब्रिटिश इंडिया में जब हम रह रहे थे, लाइक ब्रिटिशर्स के गुलाम थे जब हम, ये तब का फेज है। अब देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या होता है 1947 के बाद, है ना, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस को गेन किया, है ना, हमने इंडिपेंडेंस गेन किया है, पाया थोड़ी है, संघर्ष करके गेन किया, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो हुआ है वो 1947 से लेके 1919 तक की बात करें तो हमने धीरे धीरे जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, जो सारे ब्रिटिशर्स ने फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था, अब उसे स्टेट कंट्रोल करने लगा। स्टेट का यहाँ से क्या मतलब? स्टेट का यहाँ पे मतलब है इंडिया, है ना। स्टेट मीन्स पूरा नेशन, ठीक है। तो जो भी चीज़ें, जैसे कि हमें आज़ादी मिली 1947 में, हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम पहले से चलती आ रही थी वो अब भारत सरकार के कंट्रोल में हो गया था, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब हमने फाइनेंशियल सिस्टम को, जब इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी, तब वहाँ से बैंकों का नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ, है ना। जितने भी बैंक्स थे वो नेशनलाइज होते गए। 1969 से लेकर 1980 तक बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। बैंकों का नेशनलाइजेशन इसलिए हुआ ताकि जो लोग हैं, जो पीपल है, जो सिटीजन है इंडिया के, उनका बैंकों पे बिलीफ रहे, है ना। अगर सरकारी रहेगा तभी तो आप बिलीव करोगे यार, ठीक है। तो देखो फर्दर क्या हुआ, बैंक का नेशनलाइजेशन होने के साथ साथ ही हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिएट किए, जैसे कि LIC 1956 में हमने LIC को इस्टेब्लिश किया, बनाया। और जो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसे 1963 में बनाया। फिर हमने सेबी को बनाया 1992 में, ताकि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के वर्क है वो सेबी के अंडर में हो, ठीक है। अब देखो जो 1991 का फेज है और जो फेज करेंटली चल रहा है, इसे हम लिबरलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का फेज कहते हैं, ठीक है। तो 1990 तक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो 1991 में जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का तरीका अपनाया, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें थोड़ा सुधार आए, है ना, इम्प्रूवमेंट आए। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, है ना, जिसे आप LPG के नाम से समझते हो, डैट मीन्स कि लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। लिबरलाइज का क्या मतलब है? लिबरलाइज का ये मतलब है कि अगर कोई चाहे तो अपना मार्केट में पैसा लगा सकता है, वो सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, मतलब उस पर सरकार का कंट्रोल कम होगा। प्राइवेटाइजेशन हुआ कि जो सरकार, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने छूट दी कि आप चाहे तो खुद के पैसे इन्वेस्ट करके किसी चीज़ पे आप प्राइवेट हक जता सकते हो। और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से अगर कोई भी चाहे तो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ के बिजनेस में, ठीक है। तो यही इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे। तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या किया? इकोनॉमी को ओपन कर दिया ग्लोबल मार्केट तक, और जितने भी कंट्रोल्स थे गवर्नमेंट के, है ना,
मतलब स्टेट का जो कंट्रोल था उसको रिड्यूस कर दिया। किसने? एलपीजी ने। एलपीजी जो रिफॉर्म हुआ था उसने, ठीक है। एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसने रिड्यूस कर दिया स्टेट का कंट्रोल और अलाउ कर दिया प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो की चेंजेस उस दौरान क्या हुए। जब 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो उस दौरान हमने सेबी को एम्पावर कर दिया कि सेबी चाहे तो जितने भी कैपिटल मार्केट है उनको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। फर्दर ग्रोथ हुआ फर्दर क्या हुआ उसके बाद, जितने भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थे उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया 1992 आते आते, ठीक है। देन फिर बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रेड डेरिवेटिव्स का भी, और जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सब भी धीरे धीरे स्टेब्लिश होते चले गए, है ना। तो जो अभी फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट बना है ना यार। अब देखो फर्दर क्या हुआ। अभी जो करंट फेज है ना, उसमें बहुत सारे पेमेंट सिस्टम जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है, डिजिटल फाइनेंस है, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स जैसे राइज ऑफ फिनटेक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जैसे यूपीआई है, पेटीएम है। तो ये सारे सिस्टम अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का फेज जो कि 1991 से लेके अब तक रन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर हुई। अब रिसेंट ट्रेंड में देखो, रिसेंट ट्रेंड में सबसे ज़्यादा मैसिव ग्रोथ कहाँ पे हुआ है? डिजिटल पेमेंट में हुआ है और रिटेल पार्टिसिपेशन में हुआ है मार्केट के, ठीक है। आईपीओ काफ़ी बूम किया है, क्रिप्टो में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो भी है, ठीक है। डिमोक्रेटाइजेशन हुआ है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। फर्दर देखो, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसका फोकस किन पे रहता है? जन धन योजना को बढ़ाया जाए, ठीक है। जितने भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको और इन्हेंस किया जाए, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, है ना। और जो रोल है ईएसजी का ग्रीन बॉन्ड में, रेगुलेशन में, तो ये सब बढ़ाया जाए, ठीक है। दीज आर ऑल द ब्रीफ हिस्ट्री जिसको हमने जाना कि हमने क्या क्या जाना। हमने ब्रीफ हिस्ट्री में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि एंशियंट एंड प्री कॉलोनियल पीरियड में, मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए थे तब भी एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था हमारे पास। तो उस समय भी मनी लैंडिंग हो रहा था ना, तो हुंडी हुंडी लोग उस समय यूज करते थे। तो हमने प्री कॉलोनियल एरा में ये देखा। फिर हमने कॉलोनियल पीरियड में क्या देखा? कॉलोनियल पीरियड में हमने ये देखा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो वो ट्रेड के पर्पज़ से आए थे, तो उन्होंने अपनी ट्रेड के लिए यहाँ पे बैंकों को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 में, जो कि फेल हो गया। फर्दर उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी स्टेट बनाया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। तो फिर फर्दर वो मर्ज हुए। तो देखो, तो ये सारे स्टेप हुआ। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ कि जब हम उनसे इंडिपेंडेंस हुए तो फिर हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे और भी बैंक के साथ साथ और भी इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये फेज़ था हमारा पोस्ट कॉलोनियल फेज़ 1947 से लेके 1990 तक, ठीक है। फिर जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसके लिए हमने 1991 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था। किसने? मनमोहन सिंह ने, ठीक है। तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म में 3 फैक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया गया: लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एलपीजी। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा जो इकोनॉमी है वो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए ओपन हो गई, और स्टेट और जो सरकार थी अपना जो कंट्रोल है इन चीज़ों पे, लाइक फाइनेंस की चीज़ों पे, कम करते गए। तो इससे हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो अच्छा होता चला गया, ठीक है। फिर हमने बहुत सारे की चेंजेस देखे, ठीक है। और फिर हमने अभी का रिसेंट ट्रेंड में देखा कि ऑनलाइन बैंकिंग आ चुकी है एंड ऑल। और रिसेंट ट्रेंड में देखो डिजिटल पेमेंट जैसे कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, वो सब कितना आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो हमने आज के सेशन में ब्रीफ हिस्ट्री देख ली है फाइनेंशियल मार्केट की। आगे हम कल से टाइप्स ऑफ मार्केट देखेंगे, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे, डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है।
So stay connected. Let's prepare for exam together. Thank you.